हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मेरा हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं, वो अलग सी बात है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि सिनॉप्सिस कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आधा वीडियो देखते हैं आप लोग, फिर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, फिर आप लोग कमेंट करते हैं। तो एक ही चीज़ के लिए हम बार बार वीडियो नहीं बना सकते, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर तो मैं हूँ ही। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड आवाज़ों को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा टुनटुन वापस आ चुका है, और भी कुछ कुछ बच्चे लोग हैं तो उसी का आवाज़ आ रहा है, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। बस मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सिनॉप्सिस लिखने से पहले आप लोगों को मन में यह सोच लेना है। उससे भी पहले कुछ कुछ तैयारी करनी पड़ती है लिखने से पहले। तो आप लोग सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आप लोगों को किस विषय पे पीएचडी करना है। उसी पे आधारित आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। तो आप लोग कम से कम 3-4 टॉपिक ऐसे चुन लीजिए कि आप उस पर कर सकते हो। आपको जिस विधा में इंटरेस्ट है आप उसमें से ले सकते हो। जैसे आपको कहानी या उपन्यास या काव्य, कुछ भी जिस विधा में आपको पसंद है, आप उसी में से कुछ 4-5 टॉपिक छांट लीजिएगा। और सबसे पहले ये है कि आपको पहले देख लेना है। आपको मैंने कितनी बार बताया, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोग शोध गंगोत्री में या शोध गंगा में जाकर के चेक कर सकते हैं। शोध गंगोत्री में सिनॉप्सिस अपलोड होता है और शोध गंगा में थीसिस अपलोड होता है। तो उसमें आप लोग अगर जाके चेक करते हैं तो आप लोगों को उसमें दिख जाएगा कि किस किस विषय से पीएचडी हो चुकी है, विषय में पीएचडी हो चुकी है। तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। तो जब आप लोग शोध गंगा या शोध गंगोत्री से आप लोग अगर देखते हैं सिनॉप्सिस और थीसिस वगैरह को, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि आप लोग किस तरह से लिखेंगे। लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या लिखना है। पूरा मैं डिट्टो वही नहीं बता सकती हूँ कि क्या ही लिखना है, और टॉपिक भी मैं नहीं बता सकती हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि आपको टॉपिक अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार ही चुनना पड़ेगा। मैं बस आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, सुझाव दे सकती हूँ। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको किस विषय पे पीएचडी करनी है। उसके बाद सबसे पहला जो सिनॉप्सिस का जो प्रारूप है, तो सबसे पहले उसमें आता है भूमिका या प्रस्तावना। तो आपको, जैसे आप कुछ भी विषय लिए, जैसे मेरा विषय था मोहन राकेश के कथा साहित्य में स्त्री पुरुष संबंध एक अध्ययन। तो हम उसके कुछ सारा मतलब उपन्यास और कहानी को पढ़ना तो उतना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने कुछ उपन्यास और कुछ कहानियों को पढ़ लिया था, जिससे कि हमको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो फिर मैंने कुछ सारी कहानियों को, सारे उपन्यास को तो वैसे मैंने डाला नहीं है, तो लेकिन जो भी मैंने पढ़ा और मुझे जैसा समझ में आया अपने शब्दों में मैंने लिखा। किसी का मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने देखा नहीं, अपने शब्दों में मैंने लिखा है। उसकी भूमिका ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और भूमिका आपको अपने एक आधार ग्रंथ, मतलब उसका जो मूल ग्रंथ है, जिस भी लेखक का आप ले रहे हैं उसका मूल ग्रंथ से, या फिर आप उसका सहायक ग्रंथ, जैसे कि किसी ने उस लेखक के रचना में आलोचना की है, उन ग्रंथों से भी आप ले सकते हैं। आपको उसमें डालना पड़ेगा, संदर्भ आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भूमिका लगभग 3-4 पेज तक होना कंपलसरी है, और कम रहेगा तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसी वजह से। तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके आगे है भूमिका। जब आप लोग लिख लेते हैं तो भूमिका जो है वो आप इतना सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि भूमिका से ही पता चलेगा कि आप अपने थीसिस में क्या लिखना चाहते हैं। वो एक बहुत ही मुख्य अंग है एक थीसिस लिखने के लिए। क्योंकि जैसे कि हम लोग कुछ बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को भूमिका मिलता है, तो भूमिका पढ़ के ही हम लोग जान जाते हैं कि पूरी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार आपको भी भूमिका लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, जो मेरा है बता रहे हैं, वैसे आगे पीछे थोड़ा बहुत जो टॉपिक है वो हो सकता है, बहुत हेडिंग जो है वो इधर उधर हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है प्रस्तावना के बाद, मतलब भूमिका के बाद, शोध की प्रेरणा। मुझे शोध की प्रेरणा कहाँ से मिली। फिर मैंने लिखा है शोध का महत्व, फिर मैंने लिखा है शोध का उद्देश्य, फिर शोध की प्रासंगिकता, फिर शोध की उपादेयता, फिर शोध पद्धति,
फिर लिखा है मैंने पूर्वानुसंधान, अध्याय विभाजन किया है, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची दिया है, उसके बाद बस इतना ही। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने शोध की प्रेरणा पहले लिखा है, तो आप लोग शोध का महत्व भी पहले लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भूमिका के बाद शोध की प्रेरणा ही लिखना ज़रूरी है। तो शोध की प्रेरणा, हम लोग जो भूमिका की बात कर चुके हैं, शोध की प्रेरणा में है कि आपको शोध करने की, इस विषय में शोध करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो आप अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है या आपको जो लगता है, सही लगता है कि आपको सही में प्रेरणा कहाँ से मिली, आप लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। ज़्यादा नहीं, ये सब चीज़ें बस एक पेज का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद शोध का महत्व, आपका जो शोध है, आपने जो सिनॉप्सिस बनाया है और आप जो शोध करने वाले हैं, उसका आने वाले समय में क्या महत्व होगा या अभी क्या महत्व है, उस चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में ही, ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा वैसा लिखना नहीं है, बस छोटे छोटे लिखना है, एक पेज में मैंने बताया। उसके बाद शोध का उद्देश्य, उसी प्रकार आपका शोध का क्या उद्देश्य है वो भी लिखना है। शोध की प्रासंगिकता, किस प्रकार आपका शोध प्रासंगिक होगा आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, पाठक वर्ग के लिए। उसके बाद शोध की उपादेयता, आपकी शोध की क्या उपादेयता रहेगी समाज के लिए, क्या वो समाज के हित में है या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है मेरा अगला, ये था टॉपिक था शोध पद्धति। टॉपिक बोल रहे हैं, अच्छा, शोध प्रारूप का अगला अंग बोल सकते हैं इसको, सॉरी मैं टॉपिक बोल रही हूँ। शोध प्रारूप का जो है वो अगला अंग है वो शोध पद्धति। तो शोध पद्धति आप लोग ध्यान दीजिएगा, शोध पद्धति का आप लोग MA में, ग्रेजुएशन में भी पढ़ लिए होंगे शोध पद्धति क्या होती है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी, तो आप लोग यूट्यूब से या फिर गूगल से आप लोग देख सकते हैं कि शोध पद्धति किसे कहते हैं। तो शोध पद्धति के भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो आपने अपने शोध में किस शोध पद्धति का उपयोग किया है, इसे लिखना है। जैसे कि मेरे शोध पद्धति में किया है नहीं, करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब आप अपने शोध में किस शोध पद्धति का उपयोग करेंगे, वो आपको ध्यान से सोच करके लिखना है। जैसे मैंने लिखा है बहुत सारा, तुलनात्मक पद्धति, विवेचनात्मक पद्धति, इस प्रकार से मैंने लिखा है। उसके बाद है पूर्वानुसंधान। पूर्वानुसंधान किसे कहा जाता है? पूर्वानुसंधान है कि आपका जैसे कि मेरा मोहन राकेश के बारे में है, मोहन राकेश के कथा साहित्य के बारे में मेरा शोध है, तो मैं देखूंगी कि रांची यूनिवर्सिटी या फिर बाकी अन्य यूनिवर्सिटी में मोहन राकेश से संबंधित किन किन लोगों ने PhD कर लिया है। तो उन सभी को मैं ढूंढूंगी। मैं कहाँ से ढूंढूंगी? मैंने ढूंढा था शोध गंगा से और शोध गंगोत्री से। तो आप लोगों को भी ऐसे ही ढूंढना है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। आप लोग अगर लेखक का नाम सर्च करते हो तो आपको उससे संबंधित सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसको लिखना है। ज़्यादा नहीं, 10-12 ऐसे लिखना है पूर्वानुसंधान में। उसके बाद है अध्याय विभाजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका अध्याय विभाजन। तो अध्याय विभाजन लगभग 5 से 6 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 6 अध्यायों में उसका विभाजन करना है। तो तभी जाके एक सही, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अध्याय के आधार पर ही आपका थीसिस लिखा जाएगा। इसी वजह से तो जितना ज़्यादा अध्याय होगा तो आपको उन चीज़ों को समझने में, लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्याय बनाने का। और फिर आपको सबसे लास्ट जो है शोध प्रारूप का सबसे लास्ट अंग जो है, उसमें है संदर्भ ग्रंथ सूची। आपको देना है कि आपने किस किस पुस्तक से, किस किस ग्रंथ से आपने सहायता लिया है और संदर्भ डाला है। तो सबसे पहले आपका जो है वो आधार ग्रंथ आएगा। आधार ग्रंथ मतलब जिस लेखक के बारे में आप लिख रहे हैं उसका मूल ग्रंथ का नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तभी लिखना है जब आपने उनसे कुछ उद्धरण या फिर कुछ पंक्तियाँ ली हो, तभी। उसके बाद आपको कुछ सहायक ग्रंथ भी लेना है जिनसे आपने कुछ पंक्तियाँ ली हो। तो फिर ये हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आवश्यकता अनुसार, नोट करके लिखना है नीचे में, आवश्यकता अनुसार शोध प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका जो सिनॉप्सिस है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, क्योंकि थीसिस लिखते वक्त फिर आपको कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती है। आप शायद हो सकता है कि अध्याय विभाजन में आप उसमें नया कुछ डालना चाहते हो, नया अध्याय डालना चाहते हो, तो इस वजह से ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत स्पीड में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन अपने शब्दों में, मतलब कि सरल शब्दों में इतना ही है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। बस आपको कठिन ये है कि भूमिका लिखना, बाकी सब तो लगभग सबका सेम ही रहता है। भूमिका लिखना और अध्याय विभाजन करना। अध्याय विभाजन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने गाइड से मदद ले सकते हो। गाइड होते ही इसलिए हैं कि वो आपकी सहायता करे, आपको दिशा निर्देश करे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। आप ज़रूर से दिखाइए इस चीज़ को। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा और फेसबुक में। मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई किया है, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगी। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।